नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। चुनावी सरगर्मियों के बीच लगातार राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर वार प्रतिवार जारी है और अब तक ऐसा लग रहा है कि यह पूरा चुनाव भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द सीमित होता जा रहा है। कम से कम अब तक तो ऐसा ही लग रहा है और इसका एक बड़ा कारण यह भी है क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था और उनको इस्तीफा देना पड़ा था और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो है ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और अरविंद केजरीवाल की आज भी कोर्ट में पेशी हुई। हालांकि आज कोर्ट ने ईडी ने आज कोर्ट में उनकी रिमांड तो नहीं मांगी, लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है और इसको लेकर भी राजनीति गर्मागर्म है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि अरविंद केजरीवाल ने दरअसल ये बयान दिया है कि जो कुछ मामला चल रहा था शराब घोटाले को लेकर, उसमें जो एक प्रमुख आरोपी विजय नायर है उससे अरविंद केजरीवाल डील नहीं कर रहे थे बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज डील कर रहे थे। अब इसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईडी आतिशी और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। अब जबकि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है तो जैसा कि आम आदमी पार्टी ने खुद कहा था कि वो तिहाड़ से सरकार चलाएंगे, तो कम से कम आज तो वो मुराद पूरी हो गई है क्योंकि पूरी की पूरी या यूं कह सकते हैं आधी सरकार जो है इस वक्त तिहाड़ में है। तिहाड़ से ही सरकार चल रही है। तिहाड़ जेल में आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं और साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी वहां पहुंच गए हैं। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को त्यागपत्र दे देना चाहिए क्योंकि जेल से सरकारें नहीं, जेल से गिरोह चलाए जाते हैं। उधर इसी मुद्दे पर कल इंडिया अलायंस की जोरदार सभा हुई। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस के तमाम नेता इस मुद्दे पर जुटे और उन्होंने तानाशाही से लड़ना है और लोकतंत्र को बचाना, ऐसा नारा दिया। तानाशाही से लड़ो, लोकतंत्र बचाओ, यह नारा इस रैली में दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज एक चैनल को दिए इंटरव्यू में ईडी, सीबीआई और ईडी की कार्रवाइयों को लेकर जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं, जो तमाम बहस चल रही है, उसको लेकर आज उन्होंने अपनी बात रखी। हालांकि आज का मुद्दा वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ईडी की कार्रवाई तो लगातार चल ही रही है, लेकिन आज मैं एक और मुद्दे पर बात उठाना चाहता हूं। दरअसल कल जब विपक्ष की जो रैली हुई थी उस रैली के अंदर राहुल गांधी ने, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर जो है आग भड़काने वाले बयान दिए। उन्होंने ये कहा कि ये जो फिक्स चुनाव है, अगर ये फिक्स चुनाव बीजेपी जीतती है और संविधान बदलती है तो देश में आग लग जाएगी, भारत बचेगा नहीं। राहुल गांधी इससे पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। आपको अच्छी तरह से याद होगा, उन्होंने भारत से बाहर जाकर अमेरिका और ब्रिटेन में इस तरह के बयान दिए थे कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में सब जगह मिट्टी का तेल छिड़का हुआ है, सिर्फ एक चिंगारी दिखाने की जरूरत है। इस तरह के भड़काऊ और आग लगाने के बयान जो हैं राहुल गांधी पहले भी दे चुके हैं। आज दो टूक में राहुल गांधी के उन बयानों पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि इस तरह के भड़काऊ बयान देना क्या आदर्श आचार संहिता के दायरे में आता है। सवाल यह भी है कि राहुल गांधी चेता रहे हैं या धमका रहे हैं, क्योंकि इस वक्त चुनाव आयोग सख्त है। कई नेताओं को नोटिस जारी हुए हैं। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि भड़काऊ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जब इस तरह का बयान देते हैं कि भारत में आग लग जाएगी, भारत बचेगा नहीं, तो क्या इस तरह के बयान चुनावों में देना सही है? इन सब पे चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले जो ईडी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर इंडिया अलायंस की बैठक में या इंडिया अलायंस की जो सभा में जो मुद्दे उठे और प्रधानमंत्री का पलटवार जो था, जरा उसको सुन लीजिए। जो लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर रहे हों, उन्हें सत्ता में रहने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए अगर इन संस्थाओं को आगे कर रहे हैं तो ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। हम लोग जब आवाज उठाते हैं तब तक मोदी जी और उनकी जो सेल है पार्टी की, और उस पार्टी का सेल में कौन है? ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। लालू जी को तो कई बार सताया गया,
मेरे ऊपर मुकदमा किया गया, मेरी मां पर, मेरी बहनों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरे पिता के जितने संबंधी थे सब पर केस मुकदमा किया। अभी बिहार चले जाइए, कई हमारे नेताओं पे छापेमारी चल रही है। क्या ये ईडी हमारी सरकार आने के बाद बना है? पीएमएलए का कानून क्या है, हमने आकर के बनाया? नहीं, पहले से। अब सवाल ये है कि ईडी ने काम क्या किया है। एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, न उसे हम रोकते हैं न उसे हम भेजते हैं। 7000 मैटर्स उसमें पॉलिटिशियन से जुड़े हुए 3% से भी कम। दूसरा, अब देखिए, जब उनका समय था, उनके यहाँ 5-10 साल में जो कैश उन्होंने पकड़ा वो सिर्फ 35 लाख। हम लोगों ने जो कैश पकड़ा वो करीब 2200 करोड़ है, 2200 करोड़। तो ये तो ईडी, सीबीआई और जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर जो एक नैरेटिव चुनाव में बन रहा, उसको लेकर आपने विपक्ष के नेताओं को भी सुना जो कल रामलीला मैदान में गरज रहे थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू में उनके जवाब भी सुने। लेकिन अब मैं आज के मुद्दे पर आता हूं। जैसे मैंने कहा था, राहुल गांधी के कुछ बयान जो हैं, जो उन्होंने कल रामलीला मैदान में दिए थे, उन बयानों पर विवाद खड़ा हो रहा है। इसलिए विवाद खड़ा हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि अगर ये फिक्स मैच में बीजेपी जीतती है और संविधान बदलती है तो देश में आग लग जाएगी, भारत बचेगा नहीं। सवाल फिर यही है मेरा कि राहुल गांधी देश को चेता रहे हैं या धमका रहे हैं। इससे पहले कि इस मुद्दे पर आज की डिबेट शुरू करूं, राहुल गांधी का कल का बयान सुनिए और उनके पहले के भी बयान सुनाता हूं जिन पर खूब विवाद उठा था। सुनिए जरा। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। We have huge unemployment. You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we're seeing in Sri Lanka, right? India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। तो राहुल गांधी के कुछ बयान थे, और राहुल गांधी का कल का बयान ये कहना कि अगर भारत में जो है फिक्स मैच में अगर बीजेपी जीतती है और संविधान बदलती है तो देश में आग लग जाएगी, भारत बचेगा नहीं। क्या ये बयान भड़काऊ बयान है? क्या राहुल गांधी ने चेताया था, धमकाया था? इन सब पे चर्चा करेंगे। और मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद है, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में शिवम त्यागी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी जी। मेरे साथ अजय वर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं अजय वर्मा जी। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जुड़े हैं, और मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत, क्योंकि ये बयान जो है इसके कई तरह से अपनी अपनी तरह से मायने निकाले जा सकते हैं। राहुल गांधी गुस्से में हैं, गुस्से में रहते हैं, एंग्री यंग मैन की उनकी छवि ऐसा लग रहा बनाने की कोशिश होती है, तो इसलिए वो इस तरह के कई बार बयान देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर उनका ये बयान जो है वो कैसे देखा जाना चाहिए, इस पर मैं चर्चा करूँगा। लेकिन मुझे लग रहा है अजय वर्मा अभी तैयार नहीं है। कि अजय वर्मा जी आप तैयार हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, अजय वर्मा जी की आवाज़ मुझे नहीं आ रही। अगर अजय वर्मा तैयार हैं तो मैं पहले उन्हीं से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी का बयान है और मैं चाहूँगा। अजय वर्मा जी आप तैयार हैं?
जी अशोक जी। ओके अजय वर्मा जी, और मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि सबको मौका मिले, लगभग बराबरी का मौका मिले। ओपन डिबेट तो हम करेंगे, तो शुरू में मैं घड़ी के साथ 2-2 मिनट देता हूं। राहुल गांधी के इस बयान को आप कैसे डिस्क्राइब करना चाहते हैं? क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं, मेरा मूल सवाल यही है, राहुल गांधी ने ये चेताया है या धमकाया है? और बार बार राहुल गांधी क्यों ये कहते हैं कि देश में आग लग जाएगी? कभी कहते हैं केरोसिन छिड़का हुआ है, चिंगारी दिखाने की जरूरत है, कभी कहते हैं भारत माता की हत्या हो गई है, कभी कहते हैं कि अब वो कह रहे हैं कि भारत ये फिक्स चुनाव जो है। तो अजय वर्मा जी, ये फिक्स चुनाव है, राहुल गांधी पहले से डिसाइड कर चुके हैं? और दूसरी बात, अगर बीजेपी जीतती है तो ये फिक्स होगा, यानी कि बीजेपी जीतती है तो फिर से ईवीएम का रोना रोया जाएगा, और संविधान बदलने की कोशिश होती है तो फिर संविधान को खत्म होता है तो देश में आग लग जाएगी। इन बयानों के क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा आपको और सारे पैनलिस्ट और देश के 140 देवतुल्य करोड़ जो लोग हैं और 97 करोड़ वोटर हैं, उनको नमस्कार। नमस्ते। अशोक जी, जो राहुल जी कह रहे हैं वो वर्तमान में जो हालात और परिस्थितियां हैं कि चंदा दो धंधा दो, वो लोग जो, अब आप देखिए कि जनार्दन रेड्डी जिसके ऊपर 18 केस है, 35,000 करोड़ रुपए का वो अपराधी है, और उसको बीजेपी में आने के बाद वो वॉशिंग मशीन में साफ हो जाता है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल का, जिसका ईडी पोर्टल पे नाम था, वो वॉशिंग मशीन भाजपा नामक में साफ हो जाता है। अजीत पवार 70,000 करोड़ 27 तारीख को प्रधानमंत्री कहते हैं जेल जाएंगे, चक्की पीसेंगे, और 4 तारीख को बीजेपी में आने के बाद वो वॉशिंग मशीन में वह बीजेपी नामक जो पाउडर है उसमें साफ हो जाते हैं। मैं कितने उदाहरण बताऊं, हेमंत विश्व शर्मा, मामा शिवराज सिंह, रमन सिंह, और आदर्श घोटाले में हमारे जो एमपी थे अभी चव्हाण साहब, उनको लेने के बाद अभी अजीत पवार का नाम ईडी पोर्टल से हो गया गायब। और जो अरविंद फार्मा वाला है जिससे 45 करोड़ रुपए चंदा लिया गया। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अगर यही रवैया रहा कि चंदा दो और धंधा लो, तो देश के लोग ना आप व्यापारियों के हित कर रहे हैं। जीएसटी में लोग बर्बाद हो गए, जीएसटी में लोग खत्म हो जा रहे हैं, व्यापार बंद हो रहे हैं, लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। अभी आप बेरोजगारी का डाटा आया था, 84% लोग बेरोजगार हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। बृजभूषण सिंह इनके आदर्श है, पहलवान बेटियां पोडियम पे गोल्ड मेडल लाती हैं और दिल्ली में सड़कों पे घसीटी जाती हैं। तो अशोक श्रीवास्तव जी, आप तो एक आदर्श एंकर हैं। राहुल जी जो कह रहे हैं देश की, मणिपुर में बेटियों को किस तरह से निर्वस्त्र करके, नंगा करके बलात्कार होता है, और प्रधानमंत्री साहब कुछ बोलते नहीं है। देश के मुद्दे भटकाने के लिए कभी कच्चा दीप ले आएंगे, कभी मुद्दों की बात नहीं करेंगे, केवल कांग्रेस का विरोध कर, क्योंकि साउथ गेट खुल नहीं रहा है, साउथ से सीट नहीं मिल रही है, और इंडिया गठबंधन से हार का डर सता रहा है। इसलिए अशोक जी, राहुल जी जो बोल रहे हैं कि देश में लोकतंत्र को बचाना है, तो ये सारे हालात ये बदलने पड़ेंगे आपको। ओके सर, 10 सेकंड में प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद का दायित्व निभाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देश के लोग अपना आदर्श प्रधानमंत्री को मानते हैं। ठीक है। और जिस वक्त वो विरोधी महिला टिप्पणी करते हैं तो ओके सर, मैंने आपने शुरू में नमस्कार किया सबको, मैंने आपका वो टाइम भी निकाल दिया, और उसके बाद भी आपको मैंने 2 मिनट से ज्यादा समय दिया पूरा बोलने के लिए। लेकिन मुझे एक चीज लगी, मैं अभी आप जब मैं आगे आऊंगा तो आप जरूर उस पर सवाल पूछूंगा। मुझे लगा आपके पास एक स्क्रिप्ट थी, या तो पता नहीं, मुझे मालूम नहीं कि मेरे किसी जो गेस्ट कोऑर्डिनेशन वाले थे उन्होंने आपको पूरा विषय बताया नहीं बताया, लेकिन मैंने शुरुआत में ही राहुल गांधी के बयान के संदर्भ में बात करी। लेकिन आपने एक पुरानी स्क्रिप्ट थी वो जो आपने पढ़ दी, मुझे इससे ऐतराज नहीं है। अगर कांग्रेस को लगता है कि बार बार चुनाव में वही स्क्रिप्ट दोहरानी है तो मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है, आपका समय आप जैसी यूटिलाइज करना चाहे करें। लेकिन मेरा मूल सवाल यह था कि आप लोग तो पहले ही मान के चल रहे हैं कि भैया ये चुनाव फिक्स है, और ये चुनाव बीजेपी जीतेगी तो फिक्स होगा। यानी आप लोग पहले ही मान के चल रहे हो कि बीजेपी जीती तो फिर ईवीएम का रोना है, और अगर हम जीत गए तो फिर जो है चुनाव बड़े पाक साफ हैं, फिर संस्थाएं ठीक हैं। और दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं कि देश की स्थिति है, आपने जो आरोप लगाए वो बीजेपी पर, वो आरोप अपनी जगह है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं बार बार ये कहना कि देश में आग लग जाएगी, ये कहां तक उचित है? मुझे लगता है कि इस पर जो है डिबेट होनी चाहिए। लेकिन शिवम त्यागी वो कह रहे हैं कि भाई देश में स्थिति ऐसी है और देश में ऐसी सिचुएशन है, इसलिए जो है जीएसटी ले लेकर जो है, वैसे जब जीएसटी की बात करें तो ये भी बता दूंगा जीएसटी का नया आंकड़ा आया है, देश में दूसरी बार सेकंड जो है लार्जेस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ है, और जो है ये भी देश की उपलब्धि है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जीएसटी ने व्यापारियों को निचोड़ लिया है, और चंदा दो धंधा लो ये सब चल रहा है, और उसके कारण जो है देश की सिचुएशन बहुत खराब है।
जी शिवम त्यागी जी की देखिए गाड़ी अशोक जी, शुरू सबसे कीजिए। पहले तो मैं अपना एक दुख जो है आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं आज अब की बार 400 पार फिर से एक बार मोदी सरकार की टी शर्ट पहन के आया था, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि राहुल गांधी भी वही व्हाइट टी शर्ट पहन रहे हैं, मैं भी वही देख के अपने आप में बड़ा दुख हुआ। लेकिन फिर इस बात से अपने आप को समझा लिया कि उनकी तो 80-90 हज़ार की होगी, अपनी तो 500 वाली है, तो चलिए ठीक है। खैर, अब मैं विषय पर आता हूं। एक बात बहुत साफ है, जिस पार्टी की अपने खुद की संस्था में लोकतंत्र नहीं है, वो इस देश में इस तरह की बातों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में। बिल्कुल नहीं है जी। जिन लोगों की सरकार जब तक रही वो गैर लोकतांत्रिक चली, क्योंकि ऊपर एनएसी बना के माताजी को जो है उस ऊपर प्रधानमंत्री बना दिया था, उनको इस देश में ऐसा लगता होगा कि लोकतंत्र नहीं रहेगा, लेकिन इस देश में लोकतंत्र था है और आजीवन रहेगा। और कोई भी सरकार आ जाए, कम वोट में, मैं कहता हूं कोई भी आ जाए, वो कुछ भी कर ले, लेकिन इस देश का लोकतंत्र नहीं खत्म कर सकती। अब आगे आते हैं। राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं, पिछले 10 सालों में जिस तरीके से उनके मन में, दिल में हताशा, निराशा भरी है, उस निराशा को देखते हुए, क्योंकि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं जीत सकते, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 100 में से 100 आंका जाए तो वो शायद 10 भी नहीं है। वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो कितनी भी मेहनत कर लें, प्रधानमंत्री जी के सामने नहीं जमने वाले हैं। तो बस देश में जो है एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे जनता में कहीं ना कहीं वो डिससैटिस्फैक्शन की भावना फैले, असंतोष कि कहीं हम वोट दे रहे हैं, कहीं और तो नहीं जा रहा। नहीं, जब इस देश में चुनाव आयोग बुलाता है इन पार्टियों को कि आइए जरा ईवीएम पर बात कर ले, भाग जाते हैं, सारे गायब हो जाते हैं, एक नहीं पहुंचता। दिन रात रैलीज में ईवीएम करते हैं। अपने ही मुंह पर तमाचा लगता है जब राज्यों में अलग अलग कांग्रेस की सरकार बनती है, वो लोकतांत्रिक हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो गैर लोकतांत्रिक हो जाती है। बहरहाल मैं मानता हूं कि दोगली राजनीति की पराकाष्ठा अगर कोई है तो वो यही है कि आंखों के सामने राइटिंग ऑन द वॉल है कि ईवीएम से सब जीत रहे हैं, लेकिन देश में भ्रम फैलाना है। आंखों के सामने सब कुछ है कि इस देश में, इस देश के प्रधानमंत्री को जो चाहो, जैसे चाहो, जिस तरीके से चाहो बोल देते हो, लेकिन बावजूद उसके कोई रिएक्शन नहीं आता, आपको कोई गिरफ्तार नहीं किया जाता, कोई तानाशाही नहीं है। मैं साफ कहना चाहता हूं, इस देश में लोकतंत्र कोई खत्म नहीं कर सकता। हां, कांग्रेस में अगर थोड़ा बहुत लोकतंत्र आ जाए और ये राज परिवार को थोड़ा इधर उधर कर दे तो मैं मान सकता हूं कि उनकी भी हालत थोड़ी बेहतर हो जाए, लेकिन आज के हालात तो उनके भी ऐसे कम से कम नहीं ओके शिवम जी, कांग्रेस तो दावा करती है लगातार कि हमने चुनाव करवा दिए और आपकी पार्टी बनी है, लेकिन मेरा आज का विषय नहीं है, इसलिए इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। पर यह बात जरूर इंटरेस्टिंग बात जरूर है, ये जो लोग कल से नोटिस कर रहे थे, डेमोक्रेसी किस पार्टी में कितनी है वो अलग डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन कल मंच पर जब लोग तमाम बैठे थे, इंडिया अलायंस के तमाम नेता, तो लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि कौन नेता किसकी पत्नी है, कौन जो है वो पत्नी है, कौन बेटी है, कौन बेटा है। तो मंच पे जो जितने नेताओं के जो नवरत्न थे, जितने बड़े बड़े नेता थे, वो सब किसी बड़े नेता के या तो बेटे थे या बेटी थी या पत्नी थी। तो लोग ये देख रहे थे कि लोकतंत्र कितना नहीं पता, लेकिन वंश तंत्र जो है वो पूरी तरह से हावी दिख रहा था। लेकिन एक बात मैं शिवम जी, एक मिनट सिर्फ, आपने कहा कि टी शर्ट से शुरू किया, मुझे नहीं पता आपकी टी शर्ट जो है, आपने कहा उनकी हजारों की होती है, आपकी 500 रुपए की है, लेकिन मुझे नहीं मालूम आप आज पहन के गिफ्ट ली हुई है, 500 की भी नहीं है, चलिए वो छोड़ दिए, 500 है भैया, 500 चलो पर्सनल नहीं होते, आपको भी दो, अब आप 80,000 से कम पहनते नहीं होगे, हमारी तो अजय जी पर्सनल, अजय जी नो पर्सनल कमेंट प्लीज। अजय जी कौन किससे गिफ्ट लेता वो मत छोड़िए, क्योंकि अब फिर गिफ्ट पे डिबेट हो जाएगी तो फिर मुझे बताना पड़ेगा प्रियंका जी ने 2 करोड़ की पेंटिंग किससे गिफ्ट करी थी। वो सब डिटेल में मत जाइए सर, वो सब डिटेल में मत जाइए, मेरे आज के विषय पर आते हैं। 45 करोड़ के बॉन्ड खरीदे सर मेरा निवेदन है अजय जी मुझको छोड़ दीजिए, अजय जी छोड़ दीजिए उसको, मैं फिर कह रहा हूं कि वो अलग चली जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि मुझे नहीं मालूम कि आपकी जो टी शर्ट है वो जो है कितना वो जो है विंटर प्रूफ है, क्योंकि राहुल जी तो आप आज तो पहन के घूम रहे हैं क्योंकि दिल्ली में गर्मी है, लेकिन राहुल जी की तरह कड़कड़ाती ठंड में आप इस तरह की टी शर्ट पहन के नहीं घूम सकते, क्योंकि आप सुपर ह्यूमन नहीं है। जल्दी से कमेंट, फिर मैं कैसी बातें कर रहे हैं सर, मैं राहुल जी के बराबर बिल्कुल नहीं घूम सकता भैया। वो तो कहते हैं कि गरीबी हो या ठंड हो, ये सब मन का भ्रम है, कुछ होता ही नहीं है। अब भाई मैं उतना ज्ञानी आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं एक चीज आज आपके उस विषय पर कमेंट करना चाहता हूं। जी अरविंद केजरीवाल जी पॉलिटिकल प्रोडक्ट, उनकी धर्मपत्नी पहली लाइन में,
सोनिया गांधी, राजीव गांधी जी की धर्मपत्नी, ऑब्वियसली परिवार आगे बैठा हुआ है। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, पॉलिटिकल प्रोडक्ट फ्रंट लाइन में। करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन, पॉलिटिकल प्रोडक्ट पारिवारिक फ्रंट लाइन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जितने भी बेचारे जिन लोगों ने मेहनत की है ना, आतिशी वगैरह जिनका नाम ले दिया अभी अरविंद केजरीवाल ने, वो आगे आएगा, उन बेचारों को पीछे डाल दिया। ओके, अच्छा रुकिए, इसी बात को तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये जो परिवारवाद है ना, इसी परिवार, ठीक है, ओके, गारंटी दे सकते हो। सुनीता केजरीवाल दिल्ली में म्यूनिसिपैलिटी की सीटें कितनी है नहीं बता सकती, अजय जी, और आतिशी जी पूरे दिल्ली घूमने के बाद बेचारे को पीछे कर दिया। बताइए अजय जी, शिवम जी, अरे अजय जी, शिवम जी, दोनों रुक जाइए, अजय जी रुक जाइए प्लीज, अजय जी रुक जाइए प्लीज। अब मुझे बाकी दो मेहमानों के पास भी जाना, मैं आऊंगा आपको, मैं दूसरे राउंड में आऊंगा आप लोगों के पास। रुकिए, मुझे बाकी दो मेहमानों के पास भी जाना, मैं आऊंगा। आप सबकी भड़ास निकालने का मैं पूरा मौका दूंगा, निश्चिंत रहिए। लेकिन मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव आपके पास आ रहा हूं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, ये जो कि कहा गया, मैं फिर उस बयान पर आ रहा हूं, भारत में आग लग जाएगी। क्या भारत में आग लग जाएगी बार बार कहकर आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं लोगों को कि भाई अगर बीजेपी जीतेगी तो आग लग जाएगी? ये कहां से, ये कौन सा जो है तरीका हुआ चुनाव में कि भाई वो आएंगे तो भारत खत्म हो जाएगा, हमने भारत को बचा रखा, हम आएंगे तो भारत बचा लेंगे? मुझे लगता है इस तरह के बयान जो है मतदाताओं को, हालांकि मतदाता मुझे लगता है कि वो बहुत मैच्योर है, लेकिन फिर भी इस तरह से धमकाने की भाषा में मुझे लगता है कहीं ना कहीं बात हो रही है। क्या कहेंगे आप? अशोक जी, अगर आप अर्धसत्य बताएंगे तो मुझे लगता है उसका अर्थ बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीतेगी तो संविधान खत्म कर देगी, और संविधान जब खत्म हो जाएगा तो इस देश में आग लग जाएगा, जिसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी शुरू कर दी है। आप बयानों की बहुत चर्चा कर रहे थे, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक बयान का जिक्र करना चाहता हूं, जो उन्होंने 2015 में सियोल में दिया था। उन्होंने ये कहा था कि मैंने पता नहीं कौन सा पाप किया है कि जो मेरा जन्म भारतवर्ष में हो गया। मतलब वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, कोई पाप है जो भारत मां के कोख में उनका जन्म हुआ है। इस पाप के बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विस्तार से बताएं। अगर आपको जानकारी हो तो आप भी दर्शकों को बताएं, मैं भी सुनूं, मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा। तो जब आप बयान लेते हैं तो देश के सबसे बड़े नेता और प्रधानमंत्री का भी बयान ले तो अच्छा लगता है, तो पता चलता है कि भाई लड़ाई बराबर की चल रही है। रही बात जो भारतीय जनता पार्टी की आप तैयारियों की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी वर्ष आते आते चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के नए नियम ले आई, नया बिल लेकर आई कि उनकी नियुक्ति में जो विपक्ष के नेता थे और जो क्या कहते हैं सीजेआई थे और पक्ष के नेता थे, प्रधानमंत्री थे, तो उसमें सीजेआई को हटा दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहेंगे, सरकार के 2 लोग रहेंगे, यानी कि सरकार का 3 लोगों में 2 सरकार के रहेंगे, बहुमत अपने आप हो जाएगा। तो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या जिसकी भी सरकार बनेगी वो चुन लेगी, तो लोकतंत्र को वहीं से कमजोर किया गया। उसके बाद चुनाव घोषणा से 2 दिन पहले 2 आयुक्तों को नियुक्ति करना भारतीय जनता पार्टी के मंशा पे सवाल खड़ा करता है कि हर एक लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला, देश के बारे में सोचने वाला हर एक व्यक्ति इसे चिंता करता है। और एक जो आयुक्त तो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, उनके बारे में भी ये देश जानना चाहता है, पूछना चाहता है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के जो नोटबंदी का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी फैलाती है, अभी बीवी नागरत्ना जी का भी उसमें बयान आ गया, रघुराजन जी के बयान तो पूरे उसमें चल ही रहे हैं, लेकिन बीवी नागरत्ना जी ने भी कहा कि नोटबंदी सबसे गलत फैसला था भारतीय जनता पार्टी का। इससे नॉर्मल आदमी, आम जन का नुकसान हुआ, जिसमें छोटे व्यापारी भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका ध्यान बिल्कुल नहीं रखा। ओके धर्मेंद्र जी, ओके, आपके 2 मिनट में मैं प्रोफेसर संगीत रागी के पास जाऊंगा, लेकिन एक अपने कमेंट के साथ। आपने अपनी बात शुरू की ये कह के कि मैंने आधी अधूरी बात करी, लेकिन आपने खुद जिस कमेंट से बात शुरू की है वो पूर्णतः गलत बात थी। मतलब मुझे लगता है कि सामने पर उंगली उठाने से पहले अगर हम उंगली तभी उठाएं जब हम कम से कम फैक्ट्स में सही रहे। आपने प्रधानमंत्री जी का जो सियोल का बयान दिया, वो प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था। प्रधानमंत्री का बयान ये था कि भारत में लोग ऐसा कहते थे, और आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं भारत में पैदा हो गया तो मैंने बड़ा सर एक मिनट सर, आपने जो बयान दिया था वो पूरी तरह से गलत था। इसलिए मैं हालांकि मैं तोड़ मोड़ के ये काम करते हैं मित्र मीडिया वाला, ये मैं दिखा दे रहा हूं। मतलब अरे वर्मा जी, आप ये चाह रहे हैं, वर्मा जी आप ये चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सुनिए मेरी बात सुनिए। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, मुझे नहीं पता आप क्या दिखा रहे हैं, लेकिन वो बयान मैंने सुना था, मैंने उसकी रिपोर्टिंग सुनिए आप कुछ मर्जी दिखाते रहिए। प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान नहीं दिया था, मैंने सुना हुआ है।
मैंने बिल्कुल सुना है, मेरे रिकॉर्ड में है, इसलिए आप गलत बयान मेरे डिबेट में गलत बयानी ना करें। एक बात सुनिए, एक मिनट, मेरे डिबेट में गलत बयानी ना करें। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री ने, आप जो मर्जी दिखाते रहे, आप जो मर्जी दिखाते रहे, आप जो दिखा रहे हैं उसमें वो लिखा ही नहीं जो आप कह रहे हैं। आप जो दिखा रहे हैं उसमें भी वो नहीं लिखा जो आप कह रहे हैं। सर कम से कम, नहीं धर्मेंद्र जी, कम से कम सर्च तो वो कर लीजिए जो आप कह रहे हैं। कोई भी खबर जो आप दिखा रहे हैं वो इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। दूसरी बात मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं कि मूल विषय ऐसा लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है चुनाव फिक्स है, और मैं इस डिबेट पर, मैं इस विषय में, इस बात पर आ जाता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि, और एक चीज और मैं कह दूं, ये जो आपने अंत में जो कहा कि एक चुनाव आयुक्त गायब हो गए, तो जरा उनका रिकॉर्ड देख लीजिए। जब वो चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए थे तब भी छाती पीट दी आप लोगों ने कि ये मोदी अपना आदमी को ले आए। तो हर आदमी मोदी का आदमी आपको दिखता है जब वो आता है, जब वो चला जाता है तो फिर आपको लगता है अरे वो तो जो है संविधान का रक्षक था, वो कैसे चला गया। तो ये जो आप लोगों का रवैया, इसको थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। लेकिन प्रोफेसर संगीत रागी, विपक्ष ऐसा लग रहा है कि मानकर बैठा है। अजय जी रुकिए, निरंतर टिप्पणी नहीं, मैं अजय जी की आवाज में मुझे बंद करवानी पड़ेगा, निरंतर टिप्पणी करेंगे। मैंने कहा मैं आपको सेकंड राउंड मौका दूंगा। प्रोफेसर संगीत रागी, ऐसा लग रहा है धर्मेंद्र जी की बात से कि वो मान के बैठा है विपक्ष कि जो सब कुछ जो है फिक्स कर रखा है, क्योंकि शायद विपक्ष को भी अब लग गया है कि चुनाव के हमें हवा किस तरफ बह रही है। हालांकि कल रामलीला मैदान में दावे तो ये किए गए कि 180 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन अब भी बार बार ईवीएम का कभी बात करना, कभी मैच फिक्स कहना, कभी ये कहना चुनाव आयोग नहीं है सीजीआई है, ये क्या दिखाता है, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो कि जो चुनाव आयुक्त पर लोग टिप्पणी कर रहे हैं, वो चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ लेते तो ज्यादा अच्छा होता। और 2014 से पहले भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो सरकार ही करती थी। उनको ये भी ध्यान में आना चाहिए कि जब नरसिंह राव की सरकार थी तो 3 मेंबर्स बनाया गया था। उससे पहले टीएन सेशन एक ही हुआ करते थे, उससे पहले चुनाव आयुक्त एक ही हुआ करता था और वो सरकार ही नियुक्त करती थी, कोई और नहीं करता था। तो राहुल गांधी जब चुनाव आयुक्त पर टिप्पणी करते हैं तो एक तरीके से अपने पुरखों पर वो लांछन दे रहे हैं, उनको लांछित कर रहे हैं। कोई नहीं, सबको ये अच्छी तरीके से जानता था कि नवीन चावला जो है वो किसके दरबारी थे, जो चुनाव आयुक्त थे। सबको ये मालूम है कि मिस्टर गिल जो थे वो कैसे चुनाव आयुक्त थे, जिनको बाद में राज्यसभा लाया गया और कांग्रेस पार्टी से उनको मंत्री बनाया गया। तो कांग्रेस पार्टी के बारे में जो कुछ कहा जाए, कांग्रेस पार्टी कम से कम संस्थाओं के बारे में न बात करे तो ज्यादा बेहतर है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसमें उनके विवेक की बहुत कमी दिखी और उनको शायद भारत के इतिहास और संस्थाओं के इतिहास के बारे में बिल्कुल ही जानकारी नहीं है, बिल्कुल ही जानकारी नहीं है। और ये मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि राहुल गांधी की बातों पर टिप्पणी करने योग्य भी नहीं है। मैं तो मानता हूं कि एक अच्छा नेता जो होता है, इस मुद्दे को कम से कम बहुत अच्छे से, कम से कम एक मौका मिला था कि एक बड़ा नैरेटिव क्रिएट करता नरेंद्र मोदी के खिलाफ। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि एक भी नेता, सारे नेता अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस किए। चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हो तो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस किया, पवार ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस किया। ये सारे अपने अपने राग अलापते गए, कोई भी नरेंद्र मोदी के विमर्श के आगे खड़ा नहीं हो पाया। एक और बात मैं जिक्र करना चाहूंगा, ये जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि फिक्सिंग हो जाता है, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है, बहुत दुखदान है। ये भारत के लोकतंत्र को दुनिया में मजाक बनाने जैसा है। नहीं, गंभीरता से इसको देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति, इसका मतलब क्या गांधी परिवार, जॉर्ज सोरेस की जो कल्पना है भारत के लोकतंत्र के बारे में और दुनिया की ताकतें जिस प्रकार से भारत के लोग हैं जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो भारत के विदेशी ताकतें जो है वो कर रही हैं, क्या अरविंद केजरीवाल उसी प्लांटेड लोगों में से हैं? क्या कारण है कि जर्मनी, अमेरिका और यूएनए के लोग जो हैं अरविंद केजरीवाल के ही जेल जाने पर टिप्पणी करते हैं? चिदम्बरम जाते हैं तब तो हेमंत सोरेन जाते हैं तब तो टिप्पणी नहीं होती है।
तो एक क्या एक भारत की राजनीति में अरविंद केजरीवाल ओके। को विदेशी ताकतों ने अशोक प्लांट जी, किया 2 था? मिनट से तो क्या हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। इसके बाद मैं आप ही को इसलिए मौका दे रहा बनाया हूं, मुझे गया था। मालूम है, मैंने उनको रोका कि आपके 2 मिनट हुए और उसके बाद उन्होंने जितनी बातें की उसके लिए मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का बिल्कुल मौका दूंगा। मैं आपसे कह रहा था कि मैं आप ही को रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो है जिस तरह की बातें कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्या ये जॉर्ज सोरोस की एक पूरी टूल किट है? क्योंकि कौन नहीं जानता, जॉर्ज सोरोस ने कहा था, खुलकर कहा था कि वो अपना तिजोरी खोल देगा लेकिन नरेंद्र मोदी को जीतने नहीं देगा, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए अपनी थैली खोल देगा। और राहुल गांधी विदेशों में जाकर वही भाषा बोलते हैं जो जॉर्ज सोरोस बोलता है, तो इसलिए बार बार बात उठती है। रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, रागी साहब बहुत अच्छे आदमी है, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर है, लेकिन ये गलत जगह है, ये गलत यूनिवर्सिटी के वीसी है। इन्हें सही यूनिवर्सिटी में हम लेके आएंगे, हमारी सरकार आएगी। सर अभी वीसी बना देंगे तब आ जाएंगे, अभी तो वीसी नहीं है वो। नहीं, मैं वीसी का कंटेंडर नहीं हूँ अशोक जी, सॉरी। मैंने पहले कहा वो वीसी नहीं है तो वीसी नहीं, मैं वीसी न तो हूँ वीसी और न ही मैं वीसी बनना चाहता हूँ जी। चलिए ये भी मैं कह रहा हूँ। अजय जी बिना पर्सनल कमेंट के, अजय जी बिना पर्सनल कमेंट के मुद्दों पे बात करें प्लीज। मॉर्टिन देखिए, मॉर्टिन जो है नहीं अजय जी, संघ का विचार देख रहे हैं, आपकी अनुशंसा पे वीसी का पद भी ठुकरा दिया। आप होते तो दंडवत होकर ले लेते। ओके चलिए ओके थोड़ा मैं वही कह रहा हूँ गंभीरता से विषय पर। देखिए, मॉर्टिन जो है, जिसने गेमिंग, फ्यूचर गेमिंग वाला, जिसने 1400 करोड़ रुपए चंदा दिया है बॉन्ड के थ्रू, वो बेटर का काम करता था मॉरिशस में और मलेशिया में। जब इंडिया में आया तो 2022 में निर्मला सीतारमण जी ने एक मीटिंग करी अपने मंत्रालय में और लॉटरी जिससे लाखों लोग भारत में मरते थे उसको अलाउ कर दिया, इसलिए कि 500 करोड़ उसने एक चंदा दिया, 500 करोड़ एक चंदा दिया, फिर 300 करोड़ दिया, फिर 200 करोड़, 1400 करोड़ का चंदा लॉटरी अलाउ कर दी। लाखों लोग भारत के मरते हैं। तो मैं चाहूंगा कि देश की वित्त मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लॉटरी जैसे सेंसिटिव इशू को उन्होंने अलाउ करा अपने टाइम में। मोदी जी ने तो कहा था ये बदला हुआ भारत है, मैं विश्व गुरु हूं, और 1500 करोड़ चंदा लिया। फिर डी फार्मा वाला वो रेड्डी अपना गवाह बना लिया, जिसने 45 करोड़ रुपए दिया केजरीवाल के खिलाफ। 9 बार उसने गवाही नहीं दी, 10वीं बार ईडी के बाद ईडी ने अपोज भी नहीं किया। जी आप फिर विषय से इधर चले गए। मैं फिर कह रहा हूं आपको अपनी स्क्रिप्ट बोलने का पूरा हक है, मैं रोकूंगा नहीं। अगर आप अपनी स्क्रिप्ट बोलना चाहते हैं बोलिए, लेकिन जो सवाल प्रोफेसर रागी ने उठाए थे आपने उस पर किसी का भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। और आप फ्यूचर गेमिंग की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर गेमिंग का इतिहास मुझे बताना ना पड़े। 590 करोड़ रुपए उसने जो है डीएमके को दिए हैं फ्यूचर गेमिंग। आप फिर जब आप लोग जो उदाहरण देते हैं वो भी गलत उदाहरण देते हैं। 100 करोड़ रुपए उसने दिए थे। अरे 100 करोड़ ज्यादा होते हैं, 590 करोड़ ज्यादा होते हैं। अरे 1400 करोड़ दिए भैया, सुन तो लीजिए। 1400 करोड़ कहां से आंकड़ा ला रहे हैं आप? मैं कितने उदाहरण दूं आपको? कहां से आंकड़ा ला रहे हैं आप? देश में किसी को 200 करोड़ देकर 1300 करोड़ का ठेका मिल गया, किसी को डी फार्मा वाले को जमानत मिल गई। तो मैं ये बताना चाहता हूं, ये पार्टी देश में गलत है। हाँ। राहुल गांधी जो कह रहे हैं, रागी साहब को समझने में देर लगेगी। इन पे चश्मा आरएसएस और बीजेपी का लगा हुआ है। शिवम त्यागी रिस्पॉन्ड कीजिए, शिवम त्यागी रिस्पॉन्ड कीजिए, शिवम त्यागी रिस्पॉन्ड कीजिए। वो ये कह रहे हैं कि वो बार बार कह रहे हैं, जो अजय वर्मा जी कह रहे हैं उनका पूरा नैरेटिव एक ही है कि आप लोग चंदा दो और उसके बाद जो है धंधा करो वाले नैरेटिव पर खेल रहे हैं और सीधा सीधा फ्यूचर गेमिंग का नाम लेके आपने 1400 करोड़ रुपए वित्त मंत्री इस्तीफा दें। रेड्डी ने जो चंदा दिया, सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं, उसी रेड्डी ने और भी पार्टियों को चंदा दिया जिनके साथ ये अलाइज है। तो इसका मतलब क्या है कि वो भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जहां तक अरविंद केजरीवाल की पार्टी लगातार कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लो और धंधा दो और तमाम इस तरह की चीज़ें करी, मैं मानता हूं लिकर स्कैम से रिलेटेड वो बार बार बोलते हैं कि इसी वजह से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला है। भारतीय जनता पार्टी में जो उनका पहला चंदा था वो जनवरी 2022 को था। केस ही पूरा जो उसमें रजिस्टर हुआ वो मई 2022 में हुआ। बिना किसी तर्क और तथ्य के सिर्फ बोलकर निकल जाने से कुछ होने वाला नहीं है। वही टीएमसी है जिस पर 522 करोड़ से ज्यादा का चंदा है, एक भी डिबेट में आने को तैयार नहीं है। वही लोग हैं जिन्होंने इनको चंदा दे रखा है, उसको चुप होकर दूसरों को बोलना शुरू कर देते हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, 2016 से पहले, 13 से पहले जिस तरीके की स्थितियां बनी थी, किसी के चंदे का कोई हिसाब है क्या? बताइए मुझे। हमारे जो मित्र बराबर में कांग्रेस वाले बैठे, जरा दे दे कोई चंदे का हिसाब। 2014 से पहले इस देश में चुनाव नहीं लड़े जाते थे क्या? 2009 में चुनाव नहीं लड़ा गया, 2004 में चुनाव नहीं लड़ा गया। कांग्रेस ने कितने पैसे खर्च किए इस देश के पास कोई हिसाब है क्या? प्लीज बीच में बोलिए।
प्लीज बीच में मत बोलिए। Okay. दो हाथ में प्लीज आप इनको रोकेंगे। This is wrong. इनके बीच में कोई होता नहीं। नहीं, रोकना पड़ेगा इनको सर। एक मिनट रुकिए, रोकना पड़ेगा सर। मुझे लगता है एक चीज हुई है। देखिए, मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। मैं आपको 10 सेकंड और दूंगा, लेकिन मुझे लगता है अजय वर्मा जी ने राहुल गांधी के बचाव के लिए मुद्दे को पूरा इधर से उधर भटका दिया। नहीं, जाना नहीं है मुद्दा था राहुल गांधी का बयान, उस पर चर्चा नहीं हो रही है, उधर जाना ही नहीं चर्चा हो रही है, क्योंकि बस इतना सा कहना है। वो एक लिखी स्क्रिप्ट लेकर आए थे और चलिए आप 10 सेकंड रिस्पॉन्ड कीजिए, उसके बाद मैं इस डिबेट में उसी को बोलने दूंगा जो आज के विषय में बोलेगा। हाँ, मैं पिछले 15 दिन से वही पड़ी हुई स्क्रिप्ट ही बोल रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री ने इस पर बोला है, तो मैं सिर्फ इस पर इतना ही कहना चाहता हूं। इस देश में 2009 में, 2004 में, 1999 में, हर देश में हर समय चुनाव हुए हैं 5-5 साल में। इस देश में चंदे का हिसाब किसी पार्टी के पास नहीं था, क्योंकि चंदा कैश में लोग लेते थे। 1000 करोड़ आता था, 990 करोड़ अपनी जेब में डालते थे, 10 करोड़ पार्टी में डाल के चुनाव लड़ते थे। इस देश को पता ही नहीं था। इलेक्टोरल बॉन्ड आने की वजह से इस देश को पता है कि आज किसने किसको जिता दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड पर मैं अब एक ब्रेक ले रहा हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड मेरा आज का विषय नहीं है, मैंने पहले भी बात करी है इलेक्टोरल बॉन्ड पे, 2 दिन बाद भी बात कर लेंगे। आज मैं बात कर रहा हूं जो राहुल गांधी ने नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है, क्या वो राहुल गांधी का बयान भड़काऊ है, और क्या कांग्रेस और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एक बार फिर यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही हैं कि अगर बीजेपी जीतती है तो फिर वो चुनाव फिक्स करके ही जीतेगी। मैं आऊंगा इस पर, लेकिन इस ब्रेक के बाद। Bharti Hexacom Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book built offer is being offered at a price band of rupees 542 to rupees 570 per equity share of face value rupees 5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the Red Herring Prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। दो टूक आप देख रहे हैं, और दो टूक में कल रामलीला मैदान में जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि ये अगर मैच फिक्स होगा तो बीजेपी जीतेगी, और अगर संविधान बदला तो फिर देश में आग लग जाएगी। राहुल गांधी के इसी बयान पर हम बात करें। राहुल गांधी ने चेताया है या फिर धमकाया है, इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी बीजेपी से, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जो हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, जो बात अभी रागी जी ने कही, उन्होंने कहा कि भाई इससे पहले भी चुनाव आयोग जो है उसको लेकर जो भी पार्टी, मुझे लगता है किसी की आवाज बीच में आ रही है, लीक कर रही है। अजय वर्मा जी की आवाज लीक कर रही है, जरा उनका माइक म्यूट कर दीजिए, प्लीज म्यूट कर दीजिए। अजय वर्मा जी का माइक म्यूट कर दीजिए। जी प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, सवाल यह है कि इससे पहले भी देश में चुनाव होते रहे हैं, और मैं फिर कह रहा हूं पिछले 10 साल में इतने चुनाव हुए हैं जिनमें जब जब विपक्ष जीता है तब तब आप लोगों को नहीं लगा कि मैच फिक्स है, जब जब बीजेपी जीत जाती है तो मैच फिक्स हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसी तो कोई चीज नहीं है कि वो जीते तो फिर जो है खेल खराब, आप जीते तो खेल बड़ा फेयर हुआ। अशोक जी, मैं यही बात कह रहा हूं कि अगर सिलेक्शन कमेटी में 3 लोग हैं और तीनों 2 लोग सरकार के हों, मान लीजिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल किसी और की सरकार है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो बैलेंस था उसे इम्बैलेंस करने की क्या आवश्यकता? कैसे कह रहे हैं 2 लोग सरकार के हैं? ऐसे तो 3 लोग सरकार के कह सकते हैं आप। नहीं, कैसे आप कह सकते हैं 2 लोग सरकार के? क्या उसमें विपक्ष का नेता नहीं थे? 2 लोग हैं,
श्रीवास्तव सत्ता पक्ष के दो लोग हैं। कैसे सत्ता पक्ष? अगर बीजेपी के लोग हैं क्या वो? पक्ष के हैं, एक विपक्ष के हैं। नहीं, चुनाव आयोग को यह कहना, मुझे लगता है कि इस समय जबकि देश में चुनाव चल रहा है, चुनाव नहीं धर्मेंद्र यादव जी, मुझे इस पर घोर आपत्ति है, मुझे इस पर घोर आपत्ति है ना, मुझे इस पर घोर आपत्ति है। इस वक्त जब देश में चुनाव चल रहा है, आप चुनाव आयोग को लेकर कि दो लोग सत्ता पक्ष के आदमी है। अच्छा मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, अच्छा मुझे एक चीज का, एक मिनट रुकिए धर्मेंद्र यादव, एक मिनट रुकिए, एक चीज का जवाब दीजिए, एक चीज का जवाब दीजिए। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं धर्मेंद्र यादव, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, एक सीधा सवाल पूछता हूं, एक सीधा सवाल पूछता हूं। आप लोग तो बहुत जो है इंटेलेक्चुअल है, बहुत आप सब लोग जो है टेक से भी लोग हैं। जब चुनाव आयोग ने कहा था कि आइए ईवीएम हैक करके दिखाइए, तब आप लोग गए थे क्या? जरा याद करें अपनी याददाश्त, अपने दिमाग में याददाश्त बताइए, आप लोग गए थे क्या? आप लोग गए थे? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बता रहे सिलेक्शन कमेटी की बात चल रही है। मैं आपसे सीधा सा एक मिनट नहीं, मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं धर्मेंद्र जी। मैं सुनिए, मैं बड़े आराम से धर्मेंद्र जी, बड़े आराम से सीधा सवाल पूछ रहा हूं। जब चुनाव आयोग ने कहा था कि आइए ईवीएम हैक करके दिखाइए, ओपन चैलेंज था, ओपन चैलेंज था। एक मिनट आ रहा हूं, तब आप लोग गए थे क्या? नियुक्ति के बिल की बात हो रही है। ठीक है, अब मैं नियुक्ति, अच्छा ठीक है, ओके, अब मैं नियुक्ति पर आ जाता हूं, नियुक्ति पर आ जाता हूं, लेकिन पहले मुझे बताने दीजिए ईवीएम को लेकर के। एक मिनट शिवम जी रुकिए, क्योंकि इस देश में चुनाव के बीच में बार बार भ्रम फैलाने की बड़ी कोशिश होती है। तो मैं आपको ये बता दूं, रुकिए, मैं आपकी आवाज नीचे करवा दूंगा प्लीज। इस देश में जब चुनाव होता है, चुनाव आयोग को लेकर जो बोले उसकी आवाज नीचे कर दीजिए, जो भी बोले बीच में आवाज नीचे कर दीजिए, बड़ा गंभीर मसला है। आप इस तरह से देश की चुनाव प्रक्रिया को लेकर झूठ बोल करके, इस तरह की अफवाह फैलाकर, शक पैदा करके इस देश में अनारकी नहीं ला सकते। जो बोले उसकी आवाज नीचे करिए, किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। इसी में परेशान हो गया। धर्मेंद्र जी की आवाज नीचे कीजिए, धर्मेंद्र जी की आवाज। मैं अब आपको सच बताना चाहता हूं, किसी की आवाज नहीं आएगी। इस देश में बार बार चुनाव आयोग को लेकर, ईवीएम को लेकर के बहुत बार सवाल उठाए गए हैं। सच क्या जानते हैं आप? चुनाव आयोग ने ओपन चैलेंज किया था, 2 दिन की चुनौती दी थी कि यह पड़ी है ईवीएम मशीन। चुनाव आयोग ने अपने दफ्तर में ईवीएम मशीन रखा और कहा जिसमें दमो आए इस ईवीएम को हैक करके दिखाए। ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेता आज टेलीविजन डिबेट में चैनलों पर बैठकर जो छाती कूटते हैं ना, उनमें से एक भी नहीं पहुंचा था वहां पर ईवीएम को हैक करने। नॉट ए सिंगल पर्सन। सिर्फ वहां पर एनसीपी पहुंची थी, और एनसीपी जब पहुंची तो एनसीपी ने क्या कहा? हम तो सिर्फ देखने आए हैं यह प्रक्रिया। और चुनाव आयोग के दफ्तर से बाहर निकलते ही ईवीएम हैक हो गई है, ईवीएम हैक हो सकती है, चुनाव आयोग जो है वो कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन जब चुनाव आयोग कहेगा आओ सिद्ध करो, तो सबकी बत्ती गुल हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं झूठ कम से कम 2 टूक में मत बोलिए। कपड़े उतर जाते हैं आप लोगों के जब आप लोग इस तरह से ईवीएम पर, चुनाव प्रक्रिया पर उंगली उठाते हैं। कपड़े उतर जाते हैं आप लोगों के। शर्मिंदा होना पड़ता है आपको। मुझे मालूम नहीं आप लोग शीशे में अपनी शक्ल कैसे देख लेते हैं। शिवम त्यागी वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने 2 लोग अपने चुनाव आयोग में डाल दिए। मैं उस पर भी आ रहा हूं, रुकिए धर्मेंद्र जी, उस पर भी आ रहा हूं मैं। वो कह रहे हैं अपने 2 लोग आप चुनाव आयोग में ले आए। एक सीधा सा सवाल है, मैं सब बड़े शालीनता से पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 2 लोग जो है वहां, मैं आपकी आवाज आने दूंगा एक एक करके बोलिए। मैं जब बोल रहा था तो मैं नहीं चाहता बीच में कोई बोले। एक एक करके सबको मौका दूंगा, इस तरह से नहीं। शिवम जी पहले शिवम जी बोलेगा, उसके बाद अजय वर्मा आपके पास आऊंगा, फिर धर्मेंद्र जी, और उसके बाद मैं रागी जी के पास आऊंगा, लेकिन एक एक करके बोलेंगे। सबसे पहले तो मुझे इसी बात से घोर आपत्ति है कि इस तरह की बात है। अगर मैं ये कहने लगूं कि इस देश में आजाद होने के बाद से और जब तक कांग्रेस सरकार रही, और उस दौरान तो समाजवादी भी पार्टी अलाई के तौर पर काम करती रही, और इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव ही सिर्फ सरकार करती थी, तो इसका मतलब क्या इलेक्शन कमिश्नर जो हो गए वो इनके सरकार के हो गए क्या? नहीं हुए। यानी कि इस देश में आज तक कोई चुनाव फेयर हुआ ही नहीं 2014 तक। 2014 का भी इनफैक्ट ये कहना चाहते हैं कि नहीं, इस देश में इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसेस है। इससे पहले भी ऐसा ही होता था। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग अब आई है भाई, अब से पहले नहीं था कोई भी उसमें, अब से पहले नहीं था। और अब कमाल की बात यह है कि वहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। जब सरकारें चुनती हुई आ रही थी इलेक्शन कमिश्नर को, तब तो इस देश में लोकतंत्र फल फूल रहा था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार 58 साल देश में रही है। उस सरकार में बेनिफिशियरीज जो रहे वो समाजवादी पार्टी के लोग भी रहे, तब रहे, अकेली सरकार चुनती थी। लेकिन आज लोग मिलकर चुनते हैं और उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी एक व्यक्ति है, तो ये कहते हैं नहीं नहीं देश में अनारकी आ गई क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है वहां पर। वो तो पहले भी नहीं थे,
पहले भी नहीं थे, कभी ख्याल नहीं आया क्योंकि चुनाव जीत रहे थे ना आप लोग। मैं मानता हूं इस तरीके के प्रोपेगेंडा का कोई आधार नहीं है, लेकिन एक चीज को जरूर आधार देता है और वो ये कि ये चुनाव हार रहे हैं। ईवीएम, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, इन तमाम चीजों पर डिबेट करने का मतलब ही ये है कि इनको पता है कि चुनाव में बुरी तरीके से हारने वाले हैं, तो कोई ना कोई प्लान ऑफ एक्सक्यूज पहले से पहले तैयार है। ओके, अजय जी रुक जाइए। अजय जी मैं एक मिनट पहले धर्मेंद्र जी को ले लेता हूं, फिर आपको मौका दूंगा क्योंकि धर्मेंद्र जी ने बात उठाई थी। तो धर्मेंद्र जी, क्या यह माना जाए कि इसके पहले जब नवीन चावला या बाकी जब तमाम चुनाव आयुक्त जब नियुक्त होते थे तो वो सब क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते थे? अशोक जी, मैंने ये कहा कि सिलेक्शन कमेटी के 3 सदस्य हैं, 2 सरकार के हैं, एक तो प्रधानमंत्री है और उनकी सहमति से कोई कैबिनेट मंत्री हो जाएगा, और एक आपके विपक्ष के नेता हैं। तो इसमें बहुमत किसका है मुझे बता दीजिए, सरकार का है, सत्ता पक्ष का है, विपक्ष का, मुझे बता दीजिए। अब इसमें हंस रहे आप, ठीक है? मैं हंस इसी ले रहा हूं सर। छोटी सी बात में सर आप प्रोफेसर हैं, सुनिए सर आप प्रोफेसर हैं, आप क्या सुनिए, आप प्रोफेसर हैं, आपके यहाँ पर आपके कॉलेज में अगर सुनिए सर आपका जब आपका कॉलेज में किसी कॉलेज में धर्मेंद्र जी जब आपका किसी कॉलेज में सिलेक्शन हुआ होगा, सिलेक्शन बोर्ड में अगर 5 मेंबर बैठे होंगे और वो 5 मैनेजमेंट के होंगे, तो आपने तो वहां पे उन पर आरोप लगा दिया होगा कि ये तो मैनेजमेंट के लोग थे, स्टूडेंट्स का प्रतिनिधित्व नहीं था, स्टूडेंट्स का प्रतिनिधित्व नहीं था। आप लोग ये कह दिया होगा। गजब का तर्क देते हैं आप लोग भाई, गजब का तर्क देते हैं आप लोग। जुडिशरी का कोई मतलब नहीं है इसका मतलब आपके हिसाब से, कोई मतलब नहीं है विधायिका कार्यप्रणाली का जो आपके हिसाब से। अजय जी रुकिए, सुनिए शिवम और धर्मेंद्र को दिखाइए, बाकी सबको रोक दीजिए। प्रोसेस में 2 कैबिनेट, एक एडिशनल सेक्रेटरी होता है, 3 फिर उसके बाद वहां पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर उसके बाद एक मिनिस्टर होते हैं, साथ में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। ये तो गैर लोकतांत्रिक है। अकेली सरकार बैठकर चुन लेती थी तो वो लोकतांत्रिक था। इतनी छोटी सी बात है। 1952 से 2014 तक और बीच में 90 से पहले सिर्फ एक आदमी चुन लेता था इलेक्शन कमीशन को। भाई वो तो गैर लोकतंत्र, वो तो लोकतंत्र है। आज 3 लोग मुझे लगता है सेक्रेटरी होना पड़ेगा कि नहीं, ये तो गैर लोकतंत्र। ये जो सारा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, अजय वर्मा जी को लाइए। मुझे लगता है अजय जी ये सारा नैरेटिव क्या इसलिए गढ़ा जा रहा है क्योंकि आप लोग, मुझे लग रहा है मानसिक रूप से आप लोग स्वीकार कर चुके हो कि चुनाव हार रहे हैं, तभी आप लोग जो है ईवीएम और कभी आप लोग फिक्स मैच और तभी आप लोग जो है ये चुनाव आयुक्त 2 मेंबर 3 मेंबर, तो लग रहा है कि आप लोग चुनाव हार चुके हैं। चित्रांश परिवार देश का बुद्धिमान परिवार माना जाता है। अशोक जी, अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जरा तथ्यों पर जाइए, आप तथ्यों को फैक्ट करिए कि कानून मंत्री और प्रधानमंत्री 2 मेंबर आ रहे, एक हमारे अपोजिशन के लीडर। ठीक है, अधीर रंजन ने मुझसे कहा कि चुनाव आयोग के इतने सारे नाम दिए और मुझसे कहा कि 2 घंटे में पढ़ दीजिए। ठीक है, तो पूरे देश को पता है इंटेंशन क्या है। अब मैं अच्छा, 52 में लोकतंत्र था इस देश में या नहीं था? अरे भाई यार, शिवम जी एक मिनट, उनका हो जाए फिर मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। तो अजय जी आप बोलिए, लेकिन फिर सवाल यही उठता है ना, क्या नवीन चावला जो है कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे कि चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे थे? सर मैं उसी में बताने जा रहा हूं, आप सुन तो लीजिए। बताइए। आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है चुनाव आयोग को कि वीवीपैट मिलान के लिए जो केवल 3 पर्ची या 5 पर्ची का है, पूरी मिलान करिए। तो आपको ना डर ना कर, आपको अगर चुनाव जीतना है, जनता आपके साथ है, देश आपके साथ है, तो सारे वीवीपैट मिलान करिए। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज सुन लीजिए आप, जो मैं नंबर 2 बताना चाहता हूं आपको। चुनाव आयोग की परिपाटी में जब आपने इतना काम करा है और होनहार सबूत आपके पास है शिवम जैसे, तो फिर ना कर ना डर। सीजीए जस्टिस चंद्रचूड़ को क्यों नहीं मेंबर रख लेते? अब आप तीसरी बात पे आ जाइए। 2 बात तो ये हो गई, तीसरी बात पे आ जाइए। अब देश में एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। मैं बोल सकता हूँ? हाँ, एक मिनट शिवम जी, बात पूरी कर। जब गोयल साहब को हटाया गया, अभी अगर मैं ये नैरेटिव इनके पीछे क्यों हटाया गया और आपको खोल दूंगा तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा या मेरा मर्डर हो जाएगा, मेरे अब ये अनाप शनाप सुनिए, अब ये अनाप शनाप नैरेटिव मैं बोल दूंगा, बोल दीजिए ना, बोल दीजिए ना, अरे बोल दीजिए ना, बोल दीजिए ना। यही नैरेटिव गढ़ना होता कि मैं बोल दूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई मार देगा, मुझे अरेस्ट कर लेगा। अरे बोलिए ना, बोलिए ना। मेरी सुनो, मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने काम करा है देश में बेरोजगारों के लिए। नहीं सर, नहीं, एक मिनट, आपने अभी जो बोला, नहीं, सुनिए अजय वर्मा जी, मैं आपको चुनौती देता हूं। अजय वर्मा जी सुनिए, अजय वर्मा जी मैं आपको चुनौती देता हूं और मैं ये कह रहा हूं
कि आपको प्रोटेक्शन जो है मैं प्रधानमंत्री से दिलवाऊंगा। आप बोलिए आज, मैं आपको कहता हूं कि शिवम वर्मा और संगीत रागी आपको प्रोटेक्शन दिलवाएंगे। बिल्कुल, बोलिए लिख के बोलिए, चलिए बोलिए, सुनिए, झूठ बोल के मत निकलिए, बोलिए अभी आप बोलिए। कल सुनो अशोक श्रीवास्तव जी, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं, सबूत के साथ कल आपके टीवी पे आऊंगा और सारी बात बताऊंगा, आप प्रोटेक्ट आप अभी बोलिए ना, आप अभी बोलिए, आप अभी बोलिए। अभी नहीं बोलूंगा। अच्छा ठीक है, ओके ओके, सुनिए सुनिए, अब मेरी बात चाहिए हुई, सुनिए, एक मिनट, ओके ओके, एक मिनट, हाँ सुनिए सुनिए, एक मिनट, मैं अब मैं बात बोल रहा हूं। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि कल 3:30 बजे आप सबूतों के साथ मेरे दफ्तर में आएंगे, मैं एक लॉयर को बुलाऊंगा, आपके सबूतों के साथ हम बैठेंगे और आपके सबूत अगर सच्चे हुए तो मैं उस पर शो करूंगा। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। लेकिन अगर आपके सबूत फर्जी हुए तो फिर आपको भी समझ लीजिए कि आपको भी उसके लिए जो भुगतना पड़ेगा। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, कल 3:30 बजे, सुनिए, कल 3:30 बजे मैं अजय वर्मा जी का इंतजार करूंगा अपने दफ्तर में, उन सबूतों के साथ जो आप दावा कर रहे हैं। ओके, चलिए चलिए चलिए, अब मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद संगीत रागी जी और धर्मेंद्र जी के पास आऊंगा इस ब्रेक के बाद। चलिए। Bharti Hexacom Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book built offer is being offered at a price band of ₹542 to ₹570 per equity share of face value ₹5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the red herring prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार-बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना? मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं। तो धर्मेंद्र जी, फिर मैं आपसे एक आखिरी मेरा आपसे निवेदन भी है, आपसे मेरा वो भी, क्या आप लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं है इस चुनाव प्रक्रिया पर? और आप लोगों को अगर ऐसा लगता है तो आप लोग क्यों नहीं चुनाव सुप्रीम कोर्ट में चले गए और आप कम से कम कहिए कि भाई निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा, चुनाव निष्पक्ष करवाए जाएं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि सच की ताकत इतनी होती है कि आप 3 लोग मिलकर जस्टिफिकेशन दे रहे हैं पर जवान लड़खड़ा जा रही बार बार। सर होता क्या है ना, कमेटी में अगर सुन लीजिए, एक कमेटी में अगर 2 लोग सत्ता पक्ष के हैं, 1 लोग विपक्ष के हैं, तो विपक्ष की बात कौन सुनेगा? मुझे बताइए, किसका सिलेक्शन आप दोनों करना चाहे? बोलिए, सवाल शिवम जी का सवाल ले लीजिए। त्यागी जी और रागी जी ठाने धर्मेंद्र को नहीं बोलने देंगे। लड़ना नहीं है, हम डिबेट में कैसे बोलेंगे? मैं लड़ूंगा नहीं। आपने सवाल पूछा, मैं वाली बात में आ जाता हूँ। मैं जवाब, मैं रागी साहब वाली बात पे आ जाता हूँ। बोलिए, जल्दी से बोलिए, जल्दी समय कम है, बोलिए। मैं बस एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं एक सवाल, एक मिनट रुकिए। एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, उसके बाद जवाब दीजिए धर्मेंद्र जी। शिवम जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं कहता हूं पूरे तरीके से लोकतांत्रिक है। अब से पहले इस देश में विपक्ष का लीडर ऑफ ऑपोजिशन उस पैनल में होता ही नहीं था, लेकिन इस देश में 35 अब अप्रोक्सीमेटली 50 साल तक जो है एक ही पार्टी का एक ही व्यक्ति इस देश में इलेक्शन कमिश्नर को चुनता रहा। वो लोकतांत्रिक था कि नहीं था? ओके, चलिए धर्मेंद्र जी सीधा जवाब। अब मैं कह रहा हूं शिवम भाई को, शिवम भाई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देना चाहिए। मुझे ये देखिए, मतलब कमाल बात हो गई। अरे ये मतलब एक आदमी इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव करे तो लोकतांत्रिक, वो भी पूरे 70 साल, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्रधानमंत्री, लॉ मिनिस्टर, 2 सेक्रेटरी, एक एडिशनल सेक्रेटरी मिलकर चुनाव करे तो वो गैर लोकतांत्रिक। प्लीज, इनकी काबिलियत इतनी है, आपकी काबिलियत 20 मिनट में तो 11 बज जाएंगे भैया। 20 सेकंड। बोलिए। सवाल तो राहुल जी की तरह जवान फिसल रही है, मामला कुछ इधर उधर लग रहा है। बोलिए राहुल जी, बोलिए अजय जी, बोलिए। मोदी जी की तरह नहीं, आज तो मामला कुछ इधर उधर लग रहा है। लेट नाइट शो है,
राहुल गांधी के पार्टी प्रवक्ता है, मामला कुछ अरे, इधर लग रहा है, जीवन जबान पे जी, चल रही है। आमतौर पे ऐसा अजय जी बोलिए, अजय जी बोलिए। देखिए अशोक जी, देश की होने वाली डिप्टी पीएम कंगना रनौत ये कहती है, अरे छोड़िए सर, प्लीज Unbelievable, नहीं, ये नहीं, बता सुन तो लीजिए, सर सब प्लीज देश की नहीं होने नहीं वाली नहीं डिप्टी नहीं पीएम है। नहीं क्या है? नहीं फिर बैठेंगे नहीं यहाँ नहीं पर। नहीं 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 अब आप एक अनावश्यक महिला को गालियां देने में पहले कोई कमी कर दी है क्या, कि फिर से उसको गाली देनी है? नहीं जब उन्नाव की बेटी नहीं को नहीं सुरक्षा मैं में इसकी हत्या इजाजत नहीं हो जाती है, दूंगा उसको वायरलेस किसी रिकॉर्डिंग महिला को दी लेकर। जाती नहीं नहीं किसी जिस तरह नहीं, की मैं तो सुप्रिया कह श्रीनेत रहा हूं, ने मैं तो सम्मानजनक सुप्रिया बात कह रहा श्रीनेत ने हूं। जो बोला था उस समय पता चल रहा था आप लोगों के मन में कंगना को लेकर क्या नफरत है। देश की प्लीज होने वो वाली सब मत डिप्टी करिए, पीएम वो सब सुप्रिया- मत कीजिए, वो सब मत कीजिए। धर्मेंद्र जी, दो सवाल आपसे बड़े सिंपल से थे, एक मिनट, क्योंकि अजय जी फिर डिबेट को इधर उधर ले जा रहे थे। बड़े दो सवाल, एक शिवम जी का बड़ा सिंपल सा सवाल है कि क्या इससे पहले देश में जितने चुनाव हुए, क्योंकि वो तो एक ही चुनाव आयुक्त कराता था, क्या वो फर्जी थे? और मैं दूसरा सवाल मैं बड़े संक्षेप में आपसे पूछा कि आपको अभी भी लगता है कि ये चुनाव फर्जी हो रहे हैं, ये चुनाव फिक्स मैच है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अभी भी जा सकते हैं ना, दिक्कत क्या है? अशोक जी, चुनाव आयुक्त एक हो चाहे तीन हो, बस नियुक्ति की हो रही है। आपसे आयोग को आप नियुक्ति की बात कर रहे हैं, चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं। क्या नियुक्ति बात? प्रक्रिया से चाहे एक आदमी नियुक्त करिए चाहे 10 आदमी नियुक्त करिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं प्रक्रिया ही सर? गलत हो जाएगी, तो गलत मैंने नियुक्ति आपसे हो क्या जाएगी। कहा? आपको इसलिए लग रहा है ना, आपको लग रहा है ना ये फिक्स मैच है? नहीं, आपको नहीं लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा, आपको नहीं लग रहा? मुझे नहीं लग रहा। मैं आपकी तरह राजनीति नहीं करता, दो लोग सत्ता पक्ष के हैं कि नहीं? मैं आपकी तरह राजनीति नहीं करता, है कि नहीं? मैं आपकी तरह सुनिए, सुनिए एक मिनट। हाँ, अगर धर्मेंद्र जी अगर मैं भी चुनाव लड़ रहा होता और मुझे भी लग रहा था हार रहा हूं, तो फिर मैं भी कहता हाँ ये फिक्स मैच है। अगर मैं भी चुनाव लड़ रहा होता और मुझे लगता मैं हार रहा हूं, तो मैं भी क्योंकि ना, क्योंकि सुनिए सबकी आवाज बोल दी है। हर गली मोहल्ले में ना धर्मेंद्र जी होता पता क्या है, हर गली मोहल्ले में जब क्रिकेट मैच हो रहा होता है ना, तो एक बच्चा जैसे ही हारने लगता है, उसकी विकेट गिर जाती है, सामने वाला बॉलर तेज बॉल डाल देता है, तो अपना बैट उठा के कहता है अंपायर चीटर था। हर गली मोहल्ले में बच्चा ऐसे ही रोता है कि अरे अंपायर ने, अपनी मम्मी को जाके बताता है अरे मैं तो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था, वो अंपायर चीटर था। हर गली मोहल्ले में एक रोतड़ू बच्चा होता है, उसका नाम होता है रोतड़ू बच्चा। और इस समय पूरा विपक्ष वो रोतड़ू बच्चा है गली मोहल्ले का, कि आउट हो जाएगा तो गिल्ली उठा के ले जाएगा, अपना बैट उठा के ले जाएगा, मुझे नहीं खेलना, सारा खेल खराब कर। तो वो रोतड़ू बच्चा मत बनिए आप लोग, प्लीज। शिवम त्यागी, थैंक यू। मैं कहता हूं सारी डिबेट अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट इसी बात पर बिता दी, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो चुनाव आयुक्त की जो है नियुक्ति की बात हो। विषय साफ है, एक पार्टी जिसके पास ना नेता, ना नीति, ना नियत, ना एजेंडा, ना जीतने का कोई आधार, ना जीतने का कोई विश्वास, ना जीतने की कोई गारंटी, ना आत्मविश्वास हो, तो इन लोगों के साथ ऐसा ही होना है। वो तमाम प्रोसेस पे, व्यवस्था पर, देश पर, लोकतंत्र पर और न जाने किन किन चीजों पर सवाल उठाते रहेंगे। आइए इस पर उठाते रहे। हम इस देश की जनता में, 140 करोड़ लोगों में, इस देश की संस्थाओं में, इस देश के इलेक्शन कमीशन में, इस देश के सुप्रीम कोर्ट में, इस देश की हर एक संस्था की स्वायत्तता पर पूर्णतः विश्वास रखते हैं और यह मानते हैं कि इस देश की जनता एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 400 सीटों के साथ अब की बार 400 पार करा रही है। हां, इन लोगों को निराशा में अभी रहना है। मैं मानता हूं डिफेंस अभी से तैयार कर लेने चाहिए। आने वाले 5 साल और बहुत पीड़ादायी होने वाले हैं, क्योंकि भाई 5 साल ऐसे तो कटते नहीं, कोई तो बहाना चाहिए ही आदमी को कि भाई ईवीएम खराब था, चुनाव आयोग में दिक्कत थी, ये था वो था, ये सब इनको चाहिए, मजबूरी है। चीफ जस्टिस में भरोसा है ना आपको? धर्मेंद्र जी, चीफ जस्टिस में भरोसा है ना? अभी तो आप लोग बहुत खुश थे, बिल्कुल भरोसा है, अभी आप लोग बहुत खुश थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड में और जो है चंडीगढ़ वाले में। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, जैसे मैंने चुनौती अभी दी है, और मैं कोई नहीं हूं उसमें, लेकिन मैं सिर्फ चुनाव आयोग के साथ खड़ा हूं। मैं इस देश में किसी सत्ताधारी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं इस चुनाव आयोग, इस देश की संस्थाओं के साथ खड़ा हूं। तो जैसे मैंने अभी अजय जी को चुनौती दी, और अजय जी फिर मैं कह रहा हूं, कल मैं 3:30 बजे आपका इंतजार करूंगा। जैसे मैंने अजय जी को चुनौती दी, सबूत लेकर आएंगे, वैसे मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप लोग क्यों नहीं चीफ जस्टिस के पास जाते कि ये मैच फिक्स है? चीफ जस्टिस से तो आपको न्याय मिलेगा ना। अशोक जी, आपको जानकारी होगी, इस बिल के अगेंस्ट में भी केस फाइल हुआ था, आप इस बात को क्यों नहीं मानते हैं? अरे सर, केस फाइल हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया उसे कि नहीं, इसकी सुनवाई नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार ने नियम बनाए हैं। तो सरकार के नियम में हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट करने से मना कर दिया है। चीफ जस्टिस वहां पे गलत हो गए, सुप्रीम कोर्ट गलत हो गए। अरे मैं सबका अपने अधिकार है, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? मैं वही तो पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट
लोकसभा का दिल्ली को, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को अधिकार दिए तो कोर्ट सही, उसी अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया तो कोर्ट गलत। दिक्कत उसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को मजबूती दो तो कोर्ट सही, उसी में सत्येंद्र जैन को बेल ना मिले, मनदीप सिसोदिया को बेल ना मिले, किसी को बेल ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट कोर्ट गया। मैं मानता हूं इनको देश हंसेगा इन लोगों को क्या आर्गुमेंट सुन सुनकर। तकनीकी रूप से क्या है, संस्थाएं आपके हिसाब से सही गलत नहीं हो सकती। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो इसलिए उसके बाद भी आपको रोना है, और उसके बाद आपको जो चीज सही लगे तब भी आपको सुप्रीम, अरे भैया अगर आपको रोना है तो रोने से नहीं होगा सर। मेरा एक छोटा सा सुझाव है आप लोगों को, सुनिए सर, मैं मेरा आप लोगों को सुझाव है, और मैं फिर कोई बता रहा हूं कि जो गली मोहल्ले का रोतड़ू बच्चा होता है ना, उसको भी मेरा सुझाव है कि बजाय इसके कि मम्मी के पास जाके कि अंपायर ने चीटिंग कर दी, उससे बढ़िया है कि थोड़ा नेट प्रैक्टिस कर ले। अगली बार जाएगा अच्छी नेट प्रैक्टिस करके जाएगा तो फिर अच्छा खेल लेगा। तो आप लोगों को भी मेरा यही सुझाव है, थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर चुनाव में उतरिए। ईश्वर ने चाहा और जनता आपके साथ हुई तो चुनाव जीतेंगे आप लोग, पर इससे कि ईवीएम का रोना रोक करके, चुनाव आयोग का रोना रोक करके कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। भारत के चुनाव में नेट प्रैक्टिस अगर बैंकॉक में होगी तो चुनाव यहाँ कैसे जीतेंगे? वहीं जीतेंगे। ओके या इटली में जीतेंगे? यहाँ नहीं संभव है। वो उसमें मैं नहीं जाता, लेकिन मेरा सच्चाई है। ओके चलिए, 9 महीने चलिए बहुत चुनाव कैसे जीतेंगे? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आज का वक्त है, मैं फिर अंत में कहूंगा चुनाव आयोग पर भरोसा रखिए, कम से कम कुछ संस्थाओं को तो छोड़ दीजिए, और कम से कम इसको लेकर के इस तरह के सवाल उठाना मुझे लगता है बेफजूल है। चुनाव के माहौल में देश है, चुनाव फेयर हो, ये सब चुनाव आयोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हमें चुनाव पर, संस्थाओं पर भरोसा रखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।